बच्चों ये क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, यानी कि आपको ड्रॉ करना है और फिर उसको एक्सप्लेन करना है सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर की वर्किंग को। आगे क्या कहा है, ऑल्सो कैलकुलेट इट्स एफिशिएंसी एंड द रिपल फैक्टर, और साथ ही साथ इसकी एफिशिएंसी और रिपल फैक्टर भी आपको बताना है। ये क्वेश्चन 2022-23 के सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर की। तो यहां पर अगर आप इस पूरे सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर को पार्ट वाइज लिखें तो आप यहां पर सबसे पहले देख रहे होंगे सेंटर टैप्ड, ठीक है। एक वर्ड आपको ये देखने को मिल रहा है, दूसरा वर्ड मिल रहा है देखने को फुल वेव, और तीसरा वर्ड आपको देखने को मिल रहा है रेक्टिफायर। तो मैं इस रेक्टिफायर को लिखता हूं बेटा यहां पर रेक्टिफायर। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं रेक्टिफायर की, क्योंकि ये एक टाइप है रेक्टिफायर का ही। तो और रेक्टिफायर क्या है, एप्लीकेशन है डायोड की। तो रेक्टिफायर का काम क्या होता है बच्चों, रेक्टिफायर का काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। पहला काम तो आपको क्लियर हो गया होगा कि रेक्टिफायर का मतलब क्या है। वहीं पर बात करते हैं फुल वेव की। तो फुल वेव का मतलब यहां पर है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल एज वेल एज नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों के लिए ये काम करने वाला है। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल क्या होती है, आप देख रहे होंगे यहां पर कुछ इस तरीके का आपको साइन वेव देखने को मिल जाता है। दैट मींस ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है, क्योंकि एक कंप्लीट हाफ साइकिल आपका पॉजिटिव प्लस नेगेटिव का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये आपका हो गया है फुल वेव, मींस दैट कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को यहां पर यूज किया जाएगा। अब बात करते हैं सेंटर टैप्ड की। सेंटर टैप्ड का मतलब क्या है, आप ट्रांसफार्मर जानते हैं, ट्रांसफार्मर की दो वाइंडिंग होती हैं, एक आपका प्राइमरी वाइंडिंग होता है और एक आपका सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में अगर उसको आप सेंटर से टैप कर दें, सेंटर पे डिवाइड कर दें दो इक्वल पार्ट्स भी, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, तो उसको आप सेंटर टैप कहते हैं। तो ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी सेकेंडरी वाइंडिंग जो दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो जाती है उसको आप सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर कह देते हैं, और इसी के नाम पर इसका जो नाम हुआ है सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर रखा गया है। तो आई होप सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है वो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है, कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में। किसकी हेल्प से, दो डायोड आप यूज करते हैं और एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का आप यूज यहां पर कर लेते हैं इसके सर्किट में, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। इट यूज बोथ द हार्ट्स, इसीलिए आप इसको फुल वेव रेक्टिफायर बोल रहे हैं, ऑफ द एसी इनपुट सिग्नल, यानी कि पॉजिटिव भी और नेगेटिव दोनों का यूज किया जाता है, मेकिंग इट मोर एफिशिएंट देन द हाफ वेव रेक्टिफायर। और इससे दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल के यूज करने से क्या होगा, ये मोर एफिशिएंट हो जाता है कंपेयर टू द हाफ वेव रेक्टिफायर, जहां पर केवल और केवल एक ही हाफ आपका यूज किया जाता है एसी सप्लाई का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर बेसिकली है क्या, उसके बारे में जनरल आपको नॉलेज हो गई होगी। चलिए अब हम इसकी वर्किंग को विद द हेल्प ऑफ इसके ब्लॉक डायग्राम, सर्किट डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो सर्किट डायग्राम के अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो कंपोनेंट्स यहाँ पर चार टाइप के आप यूज करेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये सर्किट डायग्राम इसका हो जाता है। सबसे पहले आपने एसी सप्लाई इसको प्रोवाइड करानी है, उसके बाद आप सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे, देन आगे आप दो डायोड D1 और D2 का यहां पर यूज करते हैं, और फिर आप यहां पर जिसके अक्रॉस आपको आउटपुट चाहिए वो लोड रेजिस्टेंस यहां पर लगा देते हैं। तो सर्किट के कंपोनेंट्स आपके हो गए हैं चार। एसी इनपुट सोर्स हो गया है, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर हो गया है, दो डायोड D1 और D2 हो गए हैं, और लोड रजिस्टर हो गया है। अब चलिए इसकी वर्किंग को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए यहां से एसी सप्लाई आपकी आगे जाएगी ट्रांसफार्मर की हेल्प से सेकेंडरी वाइंडिंग में। अब जैसे ही सेकेंडरी वाइंडिंग में ये पहुंचेगा तो आप क्या देखेंगे, तो पहले पहुंचेगी आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है, जब आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल पहुंचेगी तो वो सेकेंडरी वाइंडिंग के ए टर्मिनल को क्या कर देगी बेटा, पॉजिटिव कर देगी, और बी टर्मिनल को नेगेटिव कर देगी। तो दैट मींस ये पॉजिटिव, ये आपका इसका पार्ट हो जाएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पार्ट हो जाएगा पॉजिटिव। आप ये कह सकते हैं कि अपर पार्ट जो है वो पॉजिटिव हाफ में डिवाइड हो गया है और नेगेटिव पार्ट में आपका लोअर पार्ट डिवाइड हो गया है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये ए टर्मिनल पॉजिटिव है और वो डायोड के एनोड से कनेक्ट है, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, और डायोड का निगेटिव यानी कि सी पॉइंट जो निगेटिव है उससे कनेक्ट है। तो दैट मींस ये डायोड आपका हो जाता है किसमें बचा, फॉरवर्ड बायसिंग में। वहीं पर अगर इधर आप देखें तो निगेटिव टर्मिनल जो बैटरी बी मतलब जो बी पॉइंट है वो निगेटिव टर्मिनल है और वो डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो रहा है, और तो दैट मींस यहाँ पर ये आपका रिवर्स बायसिंग में हो जाता है। और जब आपका डायोड रिवर्स बायसिंग में होता है तो इट बिहेव एज एन ओपन सर्किट, और जब आपका फॉरवर्ड बायसिंग में होता है तो इट बिहेव एज ए क्लोज्ड सर्किट। ठीक है,
क्लियर हो गया। तो ये आपका काम करेगा डायोड D1, D2 जो है वो ओपन सर्किट हो जाएगा और करंट का जो फ्लो आपको देखने को मिलेगा बच्चों वो अब कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप आउटपुट क्या है मेजर कर पाएंगे अक्रॉस द लोड रजिस्टर। ये हो गई बात पॉजिटिव हाफ साइकिल की। अब हम बात कर लेते हैं निगेटिव हाफ साइकिल की। जब आगे आपका निगेटिव हाफ साइकिल जाएगा और वो पहुंचेगा सेकेंडरी वाइंडिंग पर, तो सेकेंडरी वाइंडिंग पे जैसे ही पहुंचा तो ये टर्मिनल कर देगा ए को नेगेटिव, और ए नेगेटिव हुआ है तो उसके रेस्पेक्ट में सी पॉजिटिव हो जाएगा। वहीं पर बी टर्मिनल आपका पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल आपकी जा रही है, और देन आपका जो सी पॉइंट है इस पॉजिटिव के रेस्पेक्ट में नेगेटिव हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं, तो अब आप यहां पर क्या देख रहे हैं बच्चों, ये नेगेटिव टर्मिनल जो है ए, ये डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया, इधर पॉजिटिव डायोड के नेगेटिव से कनेक्ट हो गया है। ठीक है, तो ये डायोड अब D1 जो है वो रिवर्स बायसिंग में हो जाता है, और रिवर्स बायसिंग में होने की वजह से ये ओपन सर्किट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? वहीं पर देखें हाफ पर यानी कि लोअर हाफ जो है उसमें इसका पॉजिटिव डायोड के पॉजिटिव से कनेक्ट है, और ये सी पॉइंट जो इसके रेस्पेक्ट में नेगेटिव है वो डायोड के नेगेटिव से ही कनेक्ट है। तो दैट मींस अब यहां पर ये वाला डायोड D2 जो है वो फॉरवर्ड बायसिंग में हो जाता है, और फॉरवर्ड बायसिंग में होने का मतलब है कि ये क्लोज्ड सर्किट की तरह काम करने वाला है, और इस सिचुएशन में आपकी जो करंट के फ्लो की डायरेक्शन होगी वो ये हो जाएगी। इज दैट क्लियर? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ये आपका अब डायोड D2 की वजह से आप वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं अक्रॉस द लोड रजिस्टर। तो ये आपका हो जाती है पूरी वर्किंग सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर यानी कि सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर की। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब इस वर्किंग को किस तरीके से आप लिखेंगे, तो आपने देख लिया यहाँ पर कि पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव दोनों साइकिल्स के लिए आपका आउटपुट देखने को मिल रहा है। तो इसकी वर्किंग को स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आप लिखेंगे एग्जाम में वो देख लेते हैं, हाउ इट वर्क्स स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले एसी इनपुट साइकिल की मैं बात कर लेता हूं। एसी इनपुट साइकिल दो हाफ्स में डिवाइड होती है, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल, ये आप लोगों को पता ही है। तो जब आप ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग पर पॉजिटिव और नेगेटिव अप्लाई करेंगे तो इस तरीके से सेकेंडरी वाइंडिंग में पॉजिटिव और नेगेटिव पहुंच जाएगा, और चूंकि सेंटर टैप्ड है तो ये दो पार्ट में V1 और V2 में दो में डिवाइड कर देगा इस वोल्टेज को, यानी कि टोटल वोल्टेज जो है वो V1 प्लस V2 का कॉम्बिनेशन है जो आपने इनपुट पर अप्लाई किया है, और सिटी का मतलब यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो सेंटर टैप्ड है, यानी कि आपका ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग सेंटर से टैप्ड है। ठीक है, ये तो हो गया एसी इनपुट सिग्नल जो आप अप्लाई करेंगे उसके बारे में। अब हम बात कर लेते हैं जब एसी सिग्नल की पॉजिटिव हाफ साइकिल जाती है या अप्लाई होती है, तो सिचुएशन आपका सर्किट का ये है, जैसे ही आपने पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई की तो आपका डायोड D1 जो है वो काम करेगा और D2 जो है वो ओपन सर्किट हो जाएगा। तो जैसे जैसे पॉजिटिव हाफ साइकिल जाती चली जाएगी वैसे वैसे D1 आपका वर्क करेगा और D2 ओपन सर्किट हो जाएगा। तो आपको लोड के अक्रॉस वोल्टेज मेजर होती चली जाएगी फॉर द एवरी पॉजिटिव हाफ साइकिल। यही आपका पूरा सिनेरियो रहने वाला है हर एक पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर अपर हाफ ऑफ द ट्रांसफार्मर बिकम्स द पॉजिटिव, यानी कि ऊपर वाला हाफ जो है वो आपका पॉजिटिव बन रहा है। तो उस वजह से डायोड D1 जो है वो फॉरवर्ड बायसिंग में यानी कि ऑन सिचुएशन में हो जाता है, और D2 जो है चूंकि जो लोअर हाफ है वो नेगेटिव हो रहा है तो दैट मीन्स ये ओपन सर्किट की तरह यानी कि रिवर्स बायसिंग में ऑफ सिचुएशन में काम करेगा डायोड D2। तो इस तरीके से जो करंट का फ्लो आपको देखने को मिल रहा है वो डायोड D1 से जाएगा, फिर लोड रजिस्टर में जाएगा और सेंटर टेप की तरफ चला जाएगा। इस तरीके से आपका फ्लो ऑफ करंट आपको देखने को मिल रहा है। तो आउटपुट आप अक्रॉस द लोड पॉजिटिवली मेजर कर ले जाएंगे। तो ये आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल के हिसाब से वर्किंग हो गई है सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर की। अब वहीं पर जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल जाएगी किस पर, प्राइमरी वाइंडिंग पर, तब क्या सिचुएशन होगी, तब कुछ ऐसी सिचुएशन होगी कि डायोड D1 जो है वो ओपन सर्किट हो जाएगा और D2 जो है वो क्लोज यानी कि सर्किट की तरह काम करेगा, क्लोज सर्किट। तो उस सिचुएशन में आपका आउटपुट आपको मिलता रहेगा हर एक नेगेटिव साइकिल के लिए अक्रॉस द लोड रजिस्टर। इज दैट क्लियर? तो लिखेंगे किस तरीके से, जब आपका लोअर हाफ ऑफ द ट्रांसफार्मर बिकम्स द पॉजिटिव। अब क्या होगा, जब नेगेटिव हाफ साइकिल जाएगी तो लोअर हाफ जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा, अपर हाफ नेगेटिव हो जाएगा, और जैसे ही अपर हाफ नेगेटिव हुआ तो दैट मींस डायोड D1 रिवर्स बायसिंग में चला जाएगा और वो ओपन सर्किट की तरह काम करने लगेगा। तो डायोड D2 जो है वो बिकम द फॉरवर्ड बायसिंग और ऑन रहेगा, डायोड D1 बिकम द रिवर्स बायसिंग, वो ऑफ सिचुएशन में पहुंच जाता है। और करंट का जो फ्लो होगा यहाँ पर वो कैसे होगा, D2 से करंट जाएगी लोड में और लोड से करंट जा रही है सेंटर टेप की तरफ। दैट मीन्स ये फ्लो ऑफ करंट आपको देखने को मिल जाएगा, और इस तरीके से आप अगेन पॉजिटिव आउटपुट लोड के अक्रॉस मेजर कर पाएंगे। तो दैट मीन्स फॉर द एवरी नेगेटिव हाफ साइकिल यू गेट द आउटपुट अक्रॉस द लोड।
तो इस तरीके से फॉर द पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों के लिए आपको आउटपुट देखने को मिल जाता है। अगर इन दोनों वर्किंग्स को मैं एक साथ कंबाइन कर लेता हूं वेव फॉर्म के फॉर्म में, तो कुछ इस तरीके का आउटपुट आपको देखने को मिल जाता है। तो दैट मींस जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगी इस एसी की, तो डायोड D1 जो है वो कंडक्ट करेगा, और जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल जाएगी तो डायोड D2 कंडक्ट करने लगेगा। और अगर मैं इन दोनों आउटपुट्स को कंबाइन कर देता हूं तो ये आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप पूरा वर्किंग प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। अब बात कर लेते हैं इसके सेकंड पार्ट की, जिसमें आपसे इसके दो टर्म्स और पूछी गई हैं, एफिशिएंसी और रिपल फैक्टर। चलिए अगर हम बात करें एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी होता क्या है कि आपने इनपुट पर जो अप्लाई किया उसके रेस्पेक्ट में आउटपुट पर क्या रिजल्ट आपको मिल रहा है, वही एफिशिएंसी कहलाता है। आप यहां पर क्या कर रहे हैं बच्चों, रेक्टिफायर कर रहे हैं, यानी कि एसी से डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आपने कितनी इनपुट पावर दी थी एसी की फॉर्म में, और आउटपुट पर जो डीसी पावर आपको मिली है वो किस पार्ट में, यानी कितने पार्ट में उसका एसी का मिला है, वही एफिशिएंसी बताएगा। फॉर एग्जांपल आपको अपने सिलेबस की 5 यूनिट करनी थी, जो समय आपका AKTU के एग्जाम में रह गया है, लेकिन आप 4 यूनिट ही कर पाए, तो दैट मीन्स आपकी एफिशिएंसी कितनी है, 80%, क्योंकि 100% में 5 यूनिट्स थी बच्चों। तो वैसा ही आप एफिशिएंसी को समझ सकते हैं। तो एफिशिएंसी मीन्स हाउ मच इनपुट एसी पावर इज कन्वर्टेड इनटू डीसी पावर, कितनी एसी पावर को आप डीसी पावर में कन्वर्ट कर पाए हैं, वही उसकी एफिशिएंसी कहलाती है। फॉर्मूले की बात करूं तो इसको आप ईटा से डिनोट कर देते हैं, दैट मीन्स PDC यानी कि पावर ऑफ DC अपॉन पावर ऑफ AC, और चूंकि आप एफिशिएंसी को परसेंटेज में बताते हैं तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर ले जाएंगे। तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है वो 81.2% रहती है। ये मैक्सिमम यहां पर लिखा होगा बच्चों, ठीक है, दैट मीन्स 81.2% फॉर द आइडियल डायोड। क्लियर है, तो ये एफिशिएंसी हो गई है आपकी फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर की। वहीं पर अगर हम रिपल फैक्टर की बात करते हैं, तो रिपल फैक्टर का मतलब है हाउ मच एसी कंपोनेंट, जिसको आप रिपल्स बोल रहे हैं, वो प्रेजेंट हैं उस डीसी आउटपुट पर, जो आउटपुट आपको लोड के अक्रॉस डीसी फॉर्म में मिल रहा है। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं, आप चाय पी रहे हैं, चाय पीने के लिए आपने चाय की छन्नी से चाय को छाना, दैट मीन्स चाय पत्ती को अलग कर लिया है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो नीचे की पत्ती रह जाती है वो बहुत ही बारीक होती है, और वो बारीक पत्ती उस छन्नी से भी निकलकर आपकी चाय में चली जाती है, जो आपको पीनी होती है। तो वही काम है आपका रिपल फैक्टर का बताना, मतलब कितने एसी कंपोनेंट्स आपके जो आउटपुट पर डीसी मिला है उसमें प्रेजेंट है, वो रिपल फैक्टर बताता है। और रिपल फैक्टर को आप गामा से क्या करते हैं बच्चों, डिनोट कर देते हैं, दैट मीन्स गामा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ IRMS, यानी कि जो करंट है उसका RMS वैल्यू अपॉन डीसी करंट और उसका होल स्क्वायर -1, ये फॉर्मूला होता है रिपल फैक्टर का। जब आप फुल वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं तो उसके लिए वैल्यू आती है गामा की 0.482। दैट मीन्स इसके कहने का मतलब ये है, अगर इसको आप हाफ वेव रेक्टिफायर से कंपेयर करते हैं तो उसके कंपैरिजन में मच स्मूथर आउटपुट आपको देखने को मिलती है, यानी कि उसके कंपैरिजन में आपको अच्छा या एक्यूरेट फॉर्म में डीसी कन्वर्जन देखने को मिल जाता है। तो ये आपका रिपल फैक्टर हो जाता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे पूरे क्वेश्चन को, किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पार्ट वाइज में ये पूछा गया है। हर एक पार्ट को ध्यान में रखते हुए उसको आप एक्सप्लेन करेंगे और डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स वहां पर मिल जाएंगे, जितने का भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। बेसिकली ये क्वेश्चन 7 नंबर में आपका पूछा गया था। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।